सुर्ख, नीले, पीले, गुलाबी, ऊदे, जाने कौन कौन से अनोखे रंगों के फूल थे जो इसकी निगाहों के सामने फैले हुए थे। इन फूलों को देखते हुए इसकी आंखों में एक चमक और हैरानी सी थी। जिंदगी के जो रंग इसने दुनिया से अलग थलग इस बस्ती में देखे थे वो कहीं और दिखाई नहीं दिए थे। यह दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल जुदा थी जहां वो अब तक रहती आई थी। सादगी और हुस्न का जो इम्तिजाज इसने यहाँ देखा था, इससे इसका पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। सख्त मेहनत और मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारते साफ दिल और सादा मिजाज लोग, बनावट से आरी रवैये, इलाकाई और मौसमी ज़रूरियात का ख्याल रखकर बनाए गए गैर नुमाइशी घर, मौसम की सख्तियों को झेलने के लिए शोख रंग, भारी लिबास और इन मलबूसात की शान बढ़ा देने वाले ऐसे हसीन चेहरे जिन्हें किसी सिंगार की ज़रूरत नहीं थी। सच ये था कि इसे ये दुनिया अपनी साबिका दुनिया से ज़्यादा पसंद आई थी और इसका दिल चाहता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाए, अपने उन सारे प्यारों के साथ जिनका साथ ज़िंदगी को खुशियों से भर देता था। अगरचे इसकी ये ख्वाहिश अभी अधूरी थी, लेकिन यह इन रंगों और खूबसूरतियों के दरमियान रहते हुए इसके दिल ने अच्छी उम्मीदें बांधना सीख लिया था। इसे लगने लगा था कि ज़िंदगी में खुशियों और रंगों से भरे दिन एक बार फिर लौट कर आएंगे। एक बार फिर इसका हर प्यारा रिश्ता इसके करीब होगा और एक बार फिर वो ज़िंदगी को पूरे दिल से जी सकेगी। क्या सोच रहे हमारी बिटिया? हाथ में कुदाल उठाए एक बूढ़ा कब इसके बराबर आ बैठा। इसे अपनी सोचों में गुम पता ही ना चल सका। कुछ नहीं, बस अपने सामने फैली इस खूबसूरती को देखकर बनाने वाले के हुनर की दाद दे रही थी। इसने रुख मोड़ के बूढ़े के माथे पर चमकती पसीने की बूंदों को देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, कहीं वो घोंचू तो याद नहीं आ रहा? कौन घोंचू? वही तुम्हारा मजाजी खुदा। बड़ी बेपरवाही से इसकी हैरानी दूर की गई। आप भी कमाल करते हैं, हर रोज़ मेरे मिजाजी खुदा को एक नया नाम दे देते हैं। वो ज़ोर से हंसी। क्या करूं, वो मेरे ख़ानदान का वाहिद चश्मो चिराग है, इसलिए दिल करता है कि सारे अलकाबात इसे ही नवाज दूं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने अपनी लुगत के बहुत से अल्फाज संभाल रखे हैं। घोंचू का सबूत दुनिया में आ जाएगा तो बाकी बच्चे नाम इसे दूंगा। बूढ़े ने इसके तो कदरे झुकते हुए राजदाराना लहजे में कहा तो इस बार इसके रुखसारों पर शर्म की लाली फैल गई और इसने चादर के अंदर आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखा। इसके हाथ ने इसकी कोख में पलती जिंदगी महसूस की। बात करोगी उससे? बूढ़े ने नरम मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया। नेकी और पूछ पूछ वो इस पेशकश पर खिलखिला उठी। आज रात में खाने के बाद बात कराऊंगा। जी ठीक है। तो फिर ठीक है, इस बात पर एक पान खिलाओ। जी बिल्कुल खिलाती हूँ। इसने करीब रखे बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। बैग में पान और इससे मुतल्लिका तमाम लवाजमात मौजूद थे। ये पान किस पार्टी किस खुशी में चल रही है भाई? एक और बूढ़ा कांधे पर फावड़ा रखे वहाँ चला आया। ये मेरे और मेरी बेटी के दरमियान एक राज है। इसे आंख मारकर खामोश रहने का इशारा किया गया। आपकी बेटी इत्तेफाक से मेरी सगी बेटी होती है। दूसरे बूढ़े ने मुंह बनाकर याददानी करवाई। आपकी बेटी पराई हो चुकी, अब तो ये हमारी बेटी बन चुकी है। क्यों बिटिया, बताओ अपने अब्बू को। जी मैं। वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इन दोनों की नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रही थी, खुद को रेफरी बनाए जाने पर बौखलाई। तुम्हारे अलावा भला यहाँ कौन है जिससे मुखातिब हुआ जा सके? फावड़े वाला बूढ़ा नाराज हुआ। अपनी लड़ाई में मुझे को बीच में लाते हैं। इसने नाराज़ी दिखाई। हम बीच में लाते नहीं, तुम पहले ही बीच में हो। वह इससे भी दुगनी नाराज़ी थी। क्या हो गया अबू, आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? खफा ना हो तो क्या करूं, बैठे बैठे ये शख्स मेरी सगी बेटी पर काबिज हो गया है। ये मेरी भी सगी बहू है और अब इस पर मेरा तुमसे ज़्यादा हक है। कुदाल वाले बूढ़े का इत्मीनान काबिले दीद था। जाओ जाओ, मैं नहीं मानता इस हक को। हाथ नचाकर ऐलान किया गया। क्या हो गया आप दोनों को? शुरू में आपस में मिले थे तो कितना तकल्लुफ़ बरतते थे और अब जब देखो तब यूँ चूचे लड़ाते होते जैसे पैदाइशी दुश्मन हो। वो इस सूरत हाल पर रुहासी हो गई। रोना नहीं बिटिया, हम तो यूं ही वक्त गुजारी के एक दूसरे से नोक-झोंक करते हैं। कुदाल वाले बूढ़े ने फ़ौरन शराफत इख्तियार की, बिल्कुल वैसे जैसे फावड़ा और कुदाल लेकर खेतों में काम करने की कोशिश करते हैं। आता जाता दोनों को खाक कुछ नहीं, लेकिन हमें खुद को खुश करते हैं कि खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अगली जो फसल उगेगी इसमें हमारी मेहनत भी शामिल होगी। इस बात को तो खैर क्या मैं कभी नहीं मानूंगी। मुझे मालूम है आप में से एक कलम और दूसरा हथियार के सिवा दुनिया का कोई औजार कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए अगली जो भी फसल उगेगी इसमें सारा कमाल यहाँ के मुकामियों का ही होगा। इसने मुंह बनाकर दोनों को ही एक बाल में क्लीन आउट किया। ये तो ज्यादती है बिटिया। दोनों अपने चेहरे लटका लिए। सच को ज्यादती नहीं कहा जा सकता।
वो सख्ती से अपने मौक़ों पर कायम रही। आखिर ये बात है तो फिर रात वाला वादा मनसूख, इसे धमकी दी गई। ऐसा हो तो अगली बार मैं आपके घोंचू से आपकी शिकायत करूंगी। इसके पास भी जवाबी धमकी मौजूद थी, जिसे देने के बाद वो रुकी नहीं और अपनी जगह खड़ी होकर वहां से जाने के लिए कदम उठाया। उजलत के बायस इसका पैर जरा सा रपटा, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया। संभल कर बिटिया, ख्याल से बिटिया। दोनों बूढ़ों के लबों से बेसाख्ता हो बेक वक्त अल्फाज फिसले। इसने पलटकर तसल्ली देने वाले अंदाज में हाथ हिलाया और हंसती वहां से चली गई। उस रात जब वो सैटेलाइट फ़ोन पर अपने महबूब शोहर से बात कर रही थी तो फुरकत की उदासी के बावजूद इसके पास इसे सुनाने के लिए बहुत खुशगवार बातें थी। कुछ पता चला? बहुत सी बातें कर लेने के बाद इसने वो मुख्तसर सा सवाल किया जिससे वो सियाको सबाक के बगैर भी समझ सकता था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। वो तसल्ली ही से बहल गई। न बहल कर खुद को इतना ख्याल रखने वालों को मायूस नहीं किया जा सकता था। इन आतंकवादियों को गौर से देखें और इनके बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। हो सकता है इन आतंकवादियों के मददगार आपके आस पड़ोस में भी मौजूद हों। स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस बार बार दिखाई जा रही थी। ये अस्पताल की पार्किंग में लगे कैमरे से हासिल की गई फुटेजेस थीं, जिन पर चेहरे को निकाब से छुपाए सजल इसकी गोद में मौजूद आजम और माज नुमाया थे। अलबत्ता जारो का चेहरा वाज़ेह नहीं आ सका था और इसे इसके डेल डोल से ही पहचाना जा सकता था। इन तस्वीर के अलावा जो दूसरी तस्वीर दोहरा कर दिखाई जा रही थी, इनमें 2 अदद पुलिस गाड़ियां नुमाया थी, जिनमें से एक सड़क पर उल्टी पड़ी थी और दूसरी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हुआ था। ये देखिए व्यूअर्स, ये गोलियों के खोल यहाँ कितनी बड़ी तादाद में बिखरे हुए हैं। इन खोलों को देखकर साफ मालूम हो रहा है कि आतंकवादियों ने बिना किसी डर और खौफ के कितनी शदीद फायरिंग की है पुलिस वालों पर। चैनल बदलने पर भी कोई अच्छी खबर देखने सुनने को नहीं मिल रही थी। वो सब टीवी स्क्रीन के सामने सुते हुए चेहरे लिए बैठे थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। ये वो गाड़ी है जिसे आतंकवादी पेट्रोल खत्म होने पर छोड़कर भागे हैं। पुलिस का विचार है कि वो यहाँ से पैदल चलकर गए हैं, इसलिए इन्हें आजू बाजू की बस्तियों में ढूंढा जा सकता है। इस समय पुलिस ऐसी बस्तियों की तलाशी लेने के साथ साथ एग्जिट के रास्तों पर भी नाके लगाए बैठी है। आ सके जल्द ही आतंकवादियों को धर लिया जाएगा। हर नई इत्तला दिलो दिमाग पर क़यामत ढा रही थी। वो सब पिछले कई घंटों से परेशानी में मुब्तला थे। पहली परेशान कुन इत्तला तो सोनिया ने ही दी थी कि आजम को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया है। इस इत्तला पर आलम शाह ने अस्पताल जाना चाहा था, लेकिन सोनिया ने इसे रोक लिया था कि जितने लोग पनाहगाह से निकलकर बाहर जाते खतरात उतने ही बढ़ जाते। आलम को इसका मौक़िफ़ समझ आ गया था, इसलिए आजम की तरफ से फिक्रमंद होने के बावजूद इसकी बात मान ली थी। फिक्रमंदी ने तशवीश का रूप जाने वालों की वापसी में ताख़ीर के सबब धारा और फिर जैकी की ज़ुबानी ये बदतरीन खबर सुनने को मिली कि नवाब सिराजुद्दीन ने अस्पताल में इन लोगों को देखकर पुलिस को इत्तला कर दी थी, जिसके नतीजे में हंगामा खड़ा हुआ था और हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल तशवीशनाक होती चली गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने मुश्किल हालात में सजल आजम के साथ कैसे सर्वाइव कर रही होगी। बाबा साहब ने तो कभी इसे गर्म हवा भी नहीं लगने दी थी और यहाँ वो गोलियों की बरसात में से गुजरकर ज़िंदगी के लिए भटकती फिर रही है। बहन को खतरे में महसूस करके आलम शाह के आसाब जवाब देने लगे, डोंट वरी, माज है सजल के साथ और वो अपने जीते जी इस पर ये इसके बच्चे पर आँच नहीं आने देगा। सोने नहायत यकीन के साथ इसे तसल्ली दी। माज चाहे कितनी ही एहतियात बरतता था, वो इसकी आंखों में बिखरे जज्बों के रंग बढ़ चुकी थी। इसकी सजल के साथ जज्बाती वाबस्तगी ने ही इसे आलम शाह से ये अल्फाज कहने पर मजबूर किया था। मिस सोनिया ठीक कह रही हैं साईं। याद नहीं पहले भी माज साईं ने बीबी को कैसी हिफाजत से डाकू को कैसे निकलवाया था। वो अब भी कुछ न कुछ कर लेंगे। सरमद ने भी वफादारी का हक निभाते हुए मालिक को तसल्ली देने की कोशिश की। वो और बात थी, ये और बात है। उस वक्त हम अपने वतन में मौजूद थे और अब इनके देश में हैं, जो बगैर किसी सबब के हमसे शदीद नफरत करते हैं और यहाँ तो इल्ज़ाम ही दहशतगर्दी का लग जाता है। बचत होगी तो कैसी होगी। वो अपने बालों को मुट्ठियों में भींचे मायूसी का शिकार दिखाई दे रहा था। ये खदशात अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमें इन लोगों से हटकर अपने बारे में भी सोचना चाहिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? आलम शाह ने चौंक कर इसे देखा। मेरा मतलब है कि वो लोग जिन हालात में घिरे हैं, इन्हें उनमें से निकालने के लिए हम सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनके बारे में सोच कर हलकान होने के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े के बाद हम ज़्यादा देर यहाँ महफूज रह सकेंगे। बेशक हमने एहतियात की थी, लेकिन मुमकिन है आस पड़ोस में किसी ने हमारे चेहरे देखे हों। लॉन तक तो सभी जाते रहे हैं और सामने वालों की छत से लॉन साफ दिखाई देता है। सजल, माज या आजम में से किसी के भी चेहरे अगर किसी की यादाश्त में रह गए होंगे तो वो पुलिस को इत्तला देने में देर नहीं लगाएगा।
परेशानी इसे भी थी, लेकिन इसे मुश्किल हालात से निपटने की मशक थी और परेशानी में भी मंतकी अंदाज में सोचने की सलाहियत रखती थी। तो तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होने की गुंजाइश है हमारे पास? इस बार आलम शाह ने इसकी बात को समझा और सवाल किया। हमें यहाँ से निकलना होगा, सिर्फ इस मकान से नहीं, इस शहर से भी, सोने ने इसे जवाब दिया। पर भी खतरा तो इसमें भी है। पुलिस इधर बाहर जाने वाले रास्तों पर निगरानी कर रही है। ये तो आपने ही हमको बोला था। अब तक की गुफ्तगू में खामोश तमाशाई बने रहने वाले गुल खान ने लबकुशाई की। हम साथ नहीं जाएंगे, हर एक अपने अपने तौर पर निकलने की कोशिश करेगा। थोड़े बहुत अपने हुलिये भी तब्दील कर लिए जाएंगे। आई होप कि अगर हमने कॉन्फिडेंस से काम लिया तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। वो अपने अंदाजे से इन सबको हौसला देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? आलम शाह ने सबसे अहम सवाल किया। मैं एक फ़ोन नंबर और कोड सबको बताऊंगी। महफूज जगह पहुंचने के बाद मेरे दिए नंबर पर रब्ता करके कोड बताने पर आगे सारा कुछ संभाल लिया जाएगा। बस असल मसला यहाँ से निकलने का है। यहाँ मेरे ज़्यादा वसाइल नहीं और पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। पुलिस के हाथ आए बगैर यहाँ से निकल जाना इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वो इन लोगों को समझा रही थी और आलम शाह समेत सब इसकी बात तवज्जो से सुन रहे थे। हम यहाँ से निकल जाएंगे तो बाद में वो लोग कैसे तक पहुँचेंगे? जब तकरीबन सब कुछ तय हो गया तो आलम शाह ने एक अहम सवाल उठाया। इस सवाल पर पल भर के लिए सोनिया की रंगत मुतगय्यर हुई, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर जल्दी से बोली, डोंट वरी, मास को पहले ही इस फ़ोन नंबर के बारे में पता है, वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस बंद गली में तुम्हारी बात मान लेने के सिवा चारा ही क्या है? आलम शाह के अंदाज से जाहिर था कि वो मजबूरन ही इस सब पर राजी हुआ है। बस तो फिर सब तैयारियां शुरू कर दें। हुलियों की तब्दीली में मैं और जैकी आप लोगों की मदद करेंगे। इसने आलम के अंदाज को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। चारों नाचार सब इसकी बात पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। तैयारी का मरहला तय होने के बाद सोनिया ने सबको अखराजात के लिए माकूल रकम फराहम की। वो खुद भी बदले हुए हुलिये में रवानगी के लिए तैयार दिखाई दे रही थी। एक एक करके सब निकलते चले गए और सिर्फ सोनिया ही बाकी रह गई। आप मेरे साथ चलेंगी मैडम, या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? जैकी ने मुद्दिबाना अंदाज में इससे दरियाफ्त किया। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मास को तलाश करूँगी। सोनिया ने अपना फैसला सुनाकर इसे हैरान कर दिया तो वो झिझकते हुए बोला, मगर मैडम? कोई अगर मगर नहीं। जिस इलाके में की गाड़ी मिली थी इसके आसपास की बस्तियों की डिटेल निकाल कर मुझे दो। सोनिया ने इसे दरमियान में ही रोक टोक कर हुक्म सुनाया तो इसने अपना सर झुका दिया। और हाँ, ये सब कुछ सामान भी लाना होगा तुम्हें। इसने एक छोटी सी फहरिस्त जैकी को थमाई। ठीक है, मैं ये सब कर दूंगा, लेकिन मुनासिब होगा कि पहले आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। यहाँ ख़तरा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी जगह तुम्हारे पास? सोनिया से घूरा। एक छोटा सा एक कमरे का अपार्टमेंट है, मैंने 1 महीने के लिए रेंट पर लिया हुआ है, आपका काम चल जाएगा, इसने इत्तला दी। चलो तो फिर चलते हैं। वो समझ गई थी कि जैकी इस जगह से अलग अपने अय्याशी का इंतज़ाम किया हुआ था, चुनांचे मज़ीद पूछताछ करने के बजाय अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। जैकी इसे जिस जगह पर ले गया वो एक गंदी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ मजदूर और मामूली मुलाजमत पेशा तबके के लोग रहाइश थी। इमारत में लिफ्ट तक नहीं लगी हुई थी। कमाल है, बड़ी खामोशी है, वरना ऐसी जगहों पर तो अमूमन बहुत शोर रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने जैकी से हैरत का इजहार किया। ज़्यादातर यहाँ छड़े छांट मर्द रहते हैं जो छोटे इलाकों से निकलकर यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। ये लोग या तो ड्यूटी पर होते हैं या थक हार कर सोए हुए, इसलिए शोर शराबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ आने वाली औरतें अमूमन सस्ती कालगर्ज होती हैं और उनके बारे में कोई किसी से सवाल नहीं करता। जैकी ने इसकी हैरत दूर की तो वो सर हिलाकर रह गई। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि देखने वाले इसे भी कोई कालगर समझेंगे। आप अंदर जाकर रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर में आपका मतलूबा सामान और कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ। यहाँ सिवाय चाय बनाने के सामान के कुछ नहीं है। जैकी इसे दरवाजे पर छोड़कर वापस चला गया। वो अंदर जाकर जायज़ा लेने लगी। सामान मुख्तसर था, लेकिन इस गंदी सी इमारत के बरअक्स सफाई सुथराई बेहतर थी। वो एक कुर्सी पर बैठकर जैकी का इंतज़ार करने लगी, साथ ही साथ जहन में मौजूदा मनसूबे के खदो खाल भी संवारती रही। जैकी इसकी तोक़ों के बरखिलाफ काफ़ी देर से वापस आया। सॉरी मैडम, मैं कुछ ख़बरों को कन्फर्म करने के लिए रुक गया था, इसलिए देर हो गई। वो लदाफना वापस आया तो सबसे पहले इसने मुआज़रत की। कुछ ख़ास हुआ है? इसने अंदाज़ा लगाया। बस के अड्डे से एक मशकूक पठान के अरेस्ट होने की इत्तला मिली थी। मुझे शक हुआ कि कहीं वो गुलखान ना हो, लेकिन मालूम करने पर पता चला कि मेरा शक गलत था। थैंक गॉड। इत्तला सुनकर इसने बेइख्तियार शुक्र अदा किया। दूसरी खबर भी इसलिए बुरी नहीं कि हमने सही समय पर जगह छोड़ दी। यू मीन हम जिस मकान में रह रहे थे वहाँ पुलिस का रेड हुआ है? इसने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। ऐसा ही है, जैकी ने तस्दीक की। जो भी अच्छी बात यह कि अब तक इन तीनों के बारे में कोई बड़ी खबर नहीं मिली है और इससे मुझे तसल्ली हो रही कि वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहे हैं।
तुम अपने साथियों को हदायत कर देना कि जैसे इनमें से कोई रब्ता करे फ़ौरन इसकी मदद के लिए पहुंच जाए। मैं कह चुका हूँ मैडम। जैकी ने इससे आगाह किया। गुड। वो मुस्कुराई और इसके लाए हुए थैलों का जायज़ा लेने लगी। वो इसकी बताई हुई तमाम अशिया हस्ब ख्वाहिश लाया था। जब तक इसने इन अशिया का जायज़ा लिया वो खाना निकाल कर ले आया था। खाने से फारिग होकर इसने वहाँ मौजूद वाहिद बेड पर कब्जा कर लिया। इससे सुबह जल्द उठना था और आगे बहुत काम था, इसलिए जल्द सो जाना ही बेहतर था। सुबह वो मुंह धेरे जागी तो जैकी पहले उठ चुका था और नाश्ता तैयार कर रहा था। उबले हुए अंडों, मक्खन, स्लाइस और चाय पर मुश्तमिल भरपूर नाश्ता करने के बाद अपनी तैयारी में जुट गई। गोरी रंगत को गहरी सांवली रंगत में तब्दील करना सबसे ज़्यादा दिक्कत तलब मरहला था। खुसूसन इसलिए भी इस तब्दीली से पूरे जिस्म को गुजारा गया। बालों की रंगत तब्दील करने के साथ साथ इन्हें बेरौनक और कदरे मैले दिखाने के साथ साथ हाथ पैरों में भी ऐसी तब्दीलियाँ की गई कि वो किसी आसूदा हाल औरत के बजाय मेहनत मुशक्क़त करने वाली औरत के हाथ पाँव दिखाई देते थे। शोख रंग मगर काफ़ी पुराना सा घाघरा चोली पहनकर जब वो दुपट्टा सेट करके आईने के सामने खड़ी हुई तो आईने में एक कती अजनबी औरत का अक्स दिखाई दिया। एक ऐसी औरत जिसका अक्स जिसने हाथों और गले में सस्ते नकली जेवरात पहन रखे थे और जिसके दांत और होठ पानखोरी की वजह से सुर्ख रंगे हुए थे। मेरे लिए कोई हुक्म? वो तैयारी मुकम्मल करके छाबड़ी में रखी कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक के खिलौनों, नकली हार, बूंदों, कंगों और शीशे जैसी मामूली सामान का जायजा ले रही थी। तब जैकी ने इससे सवाल किया, अच्छी बुरी खबर जो भी होगी तुम तक पहुंच जाएगी। आगे इस पर क्या एक्शन लेना है ये तुम खुद फैसला कर सकते हो। वो छाबड़ी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। जैकी में हिम्मत नहीं थी कि अपनी खिदमत पेश करने के लिए इसके पीछे जाता। वो सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकली और सड़क पार करके बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई। मंजिल की तरफ जाने वाली बसों की तफसील जैकी से फराहम कर चुका था। जैसे ही मतलूबा बस आई उसमें सवार हुई और जाहिल औरतों की तरफ फंसकड़ा मारकर एक सीट पर कब्जा जमा लिया। बस में भांत भांत के लोग मौजूद थे। वो कभी इन भांत भांत के चेहरों का जायजा लेती और कभी बेनियाजी से खिड़की के बाहर झांकती, तेज तेज पान चबाने लगती। दरमियान में एक चने बेचने वाला बस में चढ़ा तो इसे थोड़े से चने खरीद कर वो भी फांक लिए। सफ़र अच्छा खासा था और रुक रुक कर चलती बस के बायस मज़ीद तवील हो गया था, लेकिन इसने अपने इत्मीनान में फ़र्क न आने दिया। रास्ते में दो एक जगह पुलिस ने बस रुकवाकर मुसाफिरों का जायज़ा भी लिया, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। बिलाखिर इसकी मंजिल आ गई। वो छाबड़ी संभालते हुए बस से नीचे उतरी। जैकी ने इसे 3 बस्तियों के बारे में मालूमात फराहम की थी, जिनमें से इसने सोच समझकर एक बस्ती का इंतखाब किया था। अगर वहाँ से कुछ मालूम न होता तो वो दूसरी बस्ती का रुख करती। हर माल 20 रुपये, चूड़ी ले लो, कंगा ले लो, शीशा ले लो, गुड़िया ले लो, गुड्डा ले लो, हर माल 20 रुपये। छाबड़ी को सर पर उठाए, 2 पट्टी की मामूली चप्पल पहने वो मज़े मज़े से चलती जा रही थी। जैसे ही मकानात का सिलसिला शुरू हुआ इसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। इसकी आवाज़ सुनकर चंद बच्चे भागे आए और इससे सामान दिखाने की फरमाइश की। बच्चों की हालत से अंदाज़ा जाहिर था कि वो कुछ खरीदने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो छाबड़ी नीचे रखकर इन्हें एक एक चीज़ दिखाने लगी। तोक़ों के मुताबिक बच्चे सिर्फ चीज़ें उलट पलट कर देखते रहे। किसी की जेब से रकम बरामद नहीं हुई। वो बज़ाहिर बेनियाज लेकिन हकीकतन बेहद चुकन्नी एक एक बच्चे पर नज़र रखे हुई थी। इन बच्चों में से एक बच्चे के चेहरे के तासुरात ने इसी ख़ुसूसियत से मुतवज्जो किया। वो प्लास्टिक की एक रंगीन गेंद को बार बार छूता था और फिर वापस रखकर दूसरी चीज़ों को उलट पलट करने लगता था। इसने जानबूझकर इसकी तरफ से नज़रें फेर ली। वो इसे मौका दे रही थी। नतीजा इसके तोक़ों के मुताबिक निकला। बच्चा एकदम ही हुजूम से निकलकर जाने लगा। इसने अपनी बड़ी सी छाबड़ी पर नज़र डाली, गेंद गायब थी। ए रुक! वो तेज़ी से बच्चे की तरफ लपकी। बच्चे ने चाहा कि तेज़ी से भाग निकले, लेकिन घबराहट में इसका पाँव रपट गया। इसने फ़ौरन ही बच्चे को जा लिया। चोरी करके भागता है, चल निकाल मेरी बॉल। डैश का बच्चा। बच्चे के कान पकड़े। इसकी खबर लेती हुई मुहारत से जुमले में एक बड़ी सी गाली टांग चुकी थी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। पहले मरने में बच्चे ने ढाई का मुजाहरा करना चाहा। जवाब में से बच्चे का बाजू पीछे की तरफ मरोड़ा और इसकी जेब में से गेंद बरामद कर ली। एक तो चोरी करता है, इस पर सारा झूठ भी बोलता है। इसने बिला तवक्कुफ बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया। दीगर बच्चे तमाशा देखने के लिए इसके गिर्द हुजूम बना चुके थे। चोरी करने वाला बच्चा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कुछ कहने के लायक नहीं रहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल रहा था। वो बेचारा कहाँ जाता था कि सोनिया की गिरफ्त है, जिससे निकलना बड़े बड़े सूरमाओं के लिए भी आसान नहीं था। चल तुझे पुलिस के पास लेकर चलती हूँ। वो बच्चे को घसीट अपनी छाबड़ी तक लाई और छाबड़ी को कमर पर टिकाकर एक हाथ से संभाला, दूसरा हाथ उस बच्चे को गिरफ्त में लिए हुए था। क्षमा कर दो, मैं उसी फिर नहीं करूँगा। आखिरकार बच्चे को अपनी हटाई छोड़कर मुआवजत तलब करना पड़ी। ऐसे कैसे क्षमा कर दूँ? चल, पुलिस नहीं तो तेरी माँ को चलकर तेरे करतूत बताती हूँ। इसने थोड़ी सी रायत बरती, लेकिन बच्चा अपनी जगह से टस से मसना हुआ। यकीनन माँ से शिकायत पर भी पुलिस वालों जैसी ही चित्रोल होना थी। किधर है इसका घर? अब की बार इसने तमाशाइयों से मदद चाही। अब इन तमाशाइयों में बच्चों के अलावा 1-2 बड़ी उम्र के मर्द भी शामिल हो चुके थे। चल छोड़ दे, जाने दे, बच्चा है, माँ के पास ले जाएगी तो वो 4 चोट की मार मारेगी।
बीड़ी पीते एक मैले कुचाले मर्द ने बच्चे से हमदर्दी जताते हुए इससे सिफारिश की, मारेगी तो अच्छा करेगी, कल को साला चोरू चक्का बनने से तो बचेगा। इसने नाइल मुरब्बती से सिफारिश को रद्द किया और एक बार बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ बता, किधर है इसका घर? वो उधर, चल मौसी में चलते हैं, तुमको दिखाता हूँ। पहले आखिर एक बच्चे ने अपनी खिदमत पेश कर ही दी। इसकी रहनुमाई में वो चोर बच्चे का हाथ पकड़े इसे लेती आगे बढ़ी तो बाकी हजूम इसके पीछे था। तुम काहे को पीछे आते हो? माँ के पिल्लो, चलो भागो वरना एक एक को थप्पड़ दूंगी। वो पलटकर जोर से गुर्राई तो बच्चे सहम कर रुक गए। बस अब तू भी जा। रहनुमाई करने वाला बच्चा एक बुसीदा हाल मकान के सामने जा रुका तो इसने इसे भी चलता किया। दरवाज़ा खुला था और इसके आगे एक मैला और फटा पुराना पर्दा झूल रहा था। चल अंदर। इसने बच्चे को जोर से धकेला तो वो अंदर की तरफ ज़मीन पर जा गिरा। गिरने से चोट तो इतनी शदीद नहीं आई थी, लेकिन खौफजदा बच्चा अपने इंजाम के डर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्या हो गया तुझे? किससे पिट कर आया है जो मुंह फाड़े रो रहा है? रद्दमल में एक औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई थी तो पर्दा उठाकर इत्मीनान से अंदर दाखिल होगी। मैंने मारा तेरे लाडले को, अब पूछ के क्यों मारा है? सामने ही एक छोटे कद की दुबली पतली औरत खड़ी थी जिस रोते बच्चे को चुप करवाने से ज़्यादा तफ्तीश में दिलचस्पी थी। इसे दबंग अंदाज में अंदर दाखिल होते देख उसका मुंह खुल गया। फिर कदरे गुस्सीले लहजे में बोली, क्यों मारा है तूने मेरे बच्चे को? इसलिए मारा है कि बड़ा होकर सारे संसार की जूतियां खाने से बच जाए। इसने छाबड़ी एक तरफ रखी और सीधी होकर खड़ी हो गई। जिस जगह खड़े होकर यह सारा मुकालमा हो रहा था वो इस बोसीदा से घर का छोटा सा कच्चा सहन था जहां अलगनी पर धुले कपड़े फैले हुए दिखाई दे रहे थे। क्या क्या बोले जा रही है? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। औरत झुंझुलाई, चोरी करके भाग रहा था मेरी छाबड़ी से। मैंने कहा चल कर तेरी माँ को बताती हूँ तेरी करतूत। ये मुझे पुलिस को देने जा रही थी। बच्चे ने माँ की हमदर्दी हासिल करना चाहिए। तो तू क्यों चोरी चकारी करता फिर रहा था? माँ ने एक क्लासिकल सी गाली देने के साथ साथ इसे 72 भी रसीद कर दिए। मैं तो बस इसे डरा रही थी। इतनी सी उम्र में चोरी की आदत पड़ गई तो बड़ा होकर गुंडा मवाली ही निकलेगा। भगवान न करे। माँ दहल गई। फिर रकीक से लहजे में बोली, एक ही बेटा है मेरा, अपनी हड्डियाँ घिसकर इसे पाल रही हूँ। बाप तो नशेई है, इससे परवाने के बच्चा चोर डाकू बने ये इसकी तरह नशेबाज चरसी। क्या काम धंधा करती हो? इसने औरत से हमदर्दी से पूछा। बंगलों में सफाई सुथराई का काम करती हूँ। बंगले वाले खाने को बचा कुचा और साथ थोड़े से पैसे दे देते हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो इसका नशाई बाप अपने लिए खींच ले जाता है। बस रो पीट कर गुजारा चल रहा है। हम माँ बेटे का। गरीब जब से पैदा हुआ है कभी खेलने को खिलौने नहीं मिले, शायद इसीलिए लालच में आकर आज इसने चोरी कर ली। औरत के बयान में एक पूरी दास्तान अलम थी। मालकों से बात करके पति का इलाज करवाने की कोशिश करती। बड़े लोगों की तो बड़ी पहुंच होती है। इसने औरत से हमदर्दी जताई। इसे बस्ती में अपने साथियों और पुलिस की आमदरफ्त से मुतल्लिक मालूमात दरकार थी और वो जानती थी कि हमदर्दी ऐसा हथियार है जिससे लोग बहुत जल्द आपके सामने खुल जाते हैं। इस औरत का दुख सुनती तो वो भी इसके सवालों का जवाब देने में तामुल न करती। बड़ा कष्ट किया बहन। मालिकों की विनती करके एक नहीं 3 बार इसे इलाज के लिए भिजवाया, पर वो है ही कुत्ते की दुम। जितना सीधा करना चाहो टेढ़ा ही रहता है। ऊपर से बाजू वाला हाशू पुन दिखाता है। इधर मेरा मर्द इलाज करवा कर वापस आता है तो वो अगले दिन इसे भरी हुई सिगरेट पकड़ा देता है। गुस्से में वो यक वक्त शोहर और पड़ोसी दोनों को गालियों से नवाज बैठी थी। कब से खड़ी खड़ी बातें कर रही है? अंदर आकर 2 पल के लिए बैठ जा। आखिरकार इसे ख्याल आ गया था कि वो दोनों सेन में खड़े होकर ये तवील गुफ्तगू फरमा रही हैं। ए शामू, जा जरा मौसी के लिए ठंडा पानी तो ला कर दे। सोनिया को अपने साथ अंदर ले जाते हुए इसने भी अभी तक ज़मीन पर फुसका मारे बैठे बच्चे को मुखातिब करके हुक्म दिया। ये हाशू कहीं मंशियात का धंधा तो नहीं करता? औरत के साथ मैले चली दरी पर फुसका मारकर बैठ तो इसने लहजे को राजदाराना बनाते हुए सवाल किया। और नहीं तो क्या, अपना धंधा चलाने को ही तो डैश ने सारे में नशे की लत फैला रखी है। डैश मरता भी नहीं है। वो बगैर गाली के बात करने की आदी नहीं थी, या फिर शायद इसके अंदर गुस्सा इसे गाली देने पर मजबूर कर देता था। तो तुम पुलिस में रपट लिखवा दो ना, सोने ने बड़ी हमदर्दी से मशवरा दिया। पुलिस वाले तो खुद मिले हुए इससे, इनके जोर पर तो चौड़ा होकर घूमता है। इसने वो हकीकत बयान की जिसे सोनिया खुद बहुत अच्छी तरह समझती थी। इसे मालूम था कि पुलिस को साथ मिलाए बगैर ऐसा कोई काम नहीं होता। लो मौसी, पानी पी लो। शामू माँ के हुक्म पर जस्ती गिलास में भूरे से रंग का मशरूब ले तो आया, लेकिन लेजे में इस मौसी के लिए खपकी थी जिसने इस सारे बच्चों के सामने बेइज्जत करके रख दिया था और माँ से डांट पड़वाने के बाद अब माँ की पक्की सहेली बनी बैठी थी। जुग जुग जी मेरा बच्चा। सोनिया ने इसके हाथ से गिलास ले लिया। मशरूब जो भी था और जैसा भी था, एक गरीब औरत ने खुलूस इसके लिए बनवाया था।
वो पहले वाली सोनिया होती तो इस खुलूस से मुतासिर न होती, लेकिन जब से दिल की ज़मीन नरम हुई थी वो ऐसे जज्बों को समझने लगी थी। कल सारा दिन बस्ती में पुल से घूमते रहे थे। सुना है आतंकवादियों की तलाश में आए थे। शामू के आने से गुफ्तगू का जो सिलसिला टूटा था इसे औरत ने एक बार फिर जोड़ लिया था। सोनिया जो इस मौजू पर आने के लिए राह हमवार कर रही थी, इसके अज खुद ये मौजू छेड़ने पर खुश हो गई। फिर मिले ने आतंकवादी? खुशी को दबाकर ही तजस्सुस भरे जोश से पूछा। ना, खाली टामक टोये मारकर चले गए, इसने मुंह बनाकर जवाब दिया। इसका मतलब है आतंकवादी यहाँ नहीं आए होंगे, पुलिस को किसी ने झूठी खबर दी होगी। औरत के अंदाज में कोई ऐसी बात थी जिसे से चुकाया था और अब वो इसके तासुरात पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए बोल रही थी। पुलिस को कोई खुरा मिलता है तभी कहीं का रुख करती है। इसका लहजा मानी खेज था। लगता है तुम्हें कोई सुनगुन मिली है। इस बार इसने औरत को पकड़ लिया। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो थोड़ी सी सरपटाई। ना बताना चाहो तो कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। इंसान हर एक पर भरोसा थोड़ी करता है। इसने औरत पर एक जज्बाती सा वार किया। इस पर से तुझे उठाकर बच्चे को आवाज़ देने लगी। शामू बेटा, शामू इधर आ बेटा, ज़रा मेरी बात सुन ले। क्या मौसी? इससे या फिर शायद सारी दुनिया ही से खफा बच्चा सामने आकर खड़ा हुआ और लठ मारने वाले अंदाज में बुलाए जाने का सबब पूछा। जा मेरे सामान में से वो प्लास्टिक की बाल ले ले, बल्कि ऐसा करके इसके अलावा भी अगर तुझे कोई दूसरा खिलौना अच्छा लगे तो वो भी ले लेना। इसकी फराख दिलाना पेशकश ने शामू को गूं कर दिया और वो उस वाले नज़रों से माँ को देखने लगा। माँ को क्या देख रहा है रे? मुझे तूने मौसी बोला है तो क्या मौसी की बात मानने से इनकार करेगा? इसने मोहब्बत भरे लहजे में बच्चे को डांटा तो वो जल्दी से बाहर निकल भागा। धन्यवाद दीदी, तुमने मेरा बड़ा मान दिया है। बेटे पर की गई इस मेहरबानी ने औरत की तरह जज्बाती किया कि इसका गला रुंध गया। दीदी बोलती है तो फिर धन्यवाद कैसा? शामू जैसे तेरा बेटा वैसे मेरा। इसने औरत के शानों पर मोहब्बत से हाथ रखा। माँ देखो ये कितना सुंदर है। इसी असना में शामू प्लास्टिक की रंगीन गेंद के साथ मिट्टी से बना एक छोटा सा तोता ले आया और खुशी से माँ को मुखातिब किया। अपनी मौसी को धन्यवाद बोल, फिर मुझे सब कुछ दिखाना। औरत ने बेटे को टोका। धन्यवाद मौसी। इसकी सारी नाराज़गी बेतहाशा खुशी में तहलील हो चुकी थी। जीता रहे, पर याद रखना कि आइंदा कभी चोरी न करना। चोरी बहुत बुरी आदत है, इसने बच्चे को समझाया। फिर खड़े होते हुए बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। इतना समय बीत लिया और अभी तक मेरा एक भी माल नहीं बिका। थोड़ी देर और रुक जाओ तो मैं खाना परोस देती हूँ। औरत ने पेशकश की। आज तुम अपने काम पर नहीं जाना क्या? एक बंगले वाले कहीं गए हुए हैं इसलिए आजकल देर से जा रही हूँ। बाकी तो बंगलों वाली दीदियाँ तो देर से सोकर उठती हैं, इसलिए इनका हुक्म है कि दोपहर के बाद आया करूँ। इसने जवाब दिया और एक बार फिर इससे रुकने पर इसरार करने लगी। सोनिया को इन तिलों में तेल दिखाई दे रहा था, इसलिए इसके इसरार पर हथियार डाल दिए। औरत जिसने बाद में अपना नाम सरस्वती बताया खाना तैयार करने लगी। शामू को मेरे हाथ की आलू की भुजिया बहुत पसंद है, पर मैं बना ही नहीं पाती। कोशिश करती हूँ मालिकों के दिए खाने से गुजारा हो जाए। रोज़ रोज़ अपने घर सब्जी पकाकर खाने की हैसियत नहीं है अपनी। आलू काटते हुए से बातें भी कर रही थी। सोनिया को इस पर बड़ा तरस आया। कहाँ तो किसी को इतनी नेमतें मुयस्सर थी कि इनका शुमार मुमकिन नहीं था, और कहीं ऐसी बदहाली थी कि एक माँ अपने बच्चे को इसकी मनपसंद मामूली सी सब्जी भी बनाकर नहीं खिला सकती थी। माँ, अभी सरस्वती ने आलू की भगार लगाकर इसमें नमक मिर्च डाला ही था कि शामू रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। रोने की वजह टुकड़ों में तकसीम मिट्टी के तोते की सूरत में इसके हाथ में मौजूद थी। ये क्या हुआ? सरस्वती घबराकर खड़ी हुई। शामू जवाब देने की बजाय ज़ारों को तार रोता रहा कि हाथ से छूटकर गिर गया था। वो बेटे के करीब जाकर प्यार से इसके बाल सहलाते हुए पूछने लगी। जवाब में इससे नफीस से सरी लाया। क्या किसी ने शरारत में तोड़ा है? मैं पिताजी को दिखाने गया था, उन्होंने उठाकर ज़मीन पर दे मारा। शामू ने हिचकों के दरमियान असल वाक़या बयान किया। तो उसके पास गया ही क्यों था? वो तो कल से पागल हुआ घूम रहा है। वो हराम का जना हाशू कल से गायब है और तेरे पिता को इसका नशा नहीं मिला, इसलिए बुलाया फिर रहा है। वो बच्चे को बहलाने के साथ साथ खफकी से बोलती जा रही थी। चल छोड़ रोना धोना, मेरे पास से कोई दूसरा खिलौना ले ले। सोने ने इसे फराखदिली से पेशकश की। ना दीदी, तुम सारे खिलौने ऐसे मुफ्त में दे जाओगी तो तुम्हारा धंधा कैसे होगा? सरस्वती ने जल्दी से टोका। कभी कभी धंधे में घाटा भी चल जाता है, इसने बेपरवाही से जवाब दिया और इस रात से शामू को एक दूसरा खिलौना थमा दिया। तुम बड़ी दयालु हो दीदी। ऐसा खुला हाथ तो बंगले वालों का भी नहीं। सरस्वती ने इसका हाथ थामकर अकीदत से कहा तो वो महज मुस्कुराकर रह गई। ये लम्हा गुजरा तो एक बार फिर खाना पकाने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या जब भी हाशू गायब हो तुम्हारा पति ऐसे ही पागल हो जाता है? बातों बातों में इसने कुरेद की। इसकी छठी कह रही थी इस मौजू को छेड़कर ही इसे अपने मतलब की मालूमात हासिल होंगी। पहली बार गायब हुआ है ना नास पीटा, किसी ऊंची हवा में है, वरना यहाँ से कभी टलता नहीं। इसका सारा धंधा यहीं पर चलता है।
सरस्वती के जवाब ने इसको एक बार फिर चुकाया। लगता है तुम्हें कुछ सुनगुन है, इसने सरगोशी में पूछा। बात बड़ी खतरनाक इसलिए मुँह से निकालते डरती हूँ। वो आयशा से बोली। यूँ दायमा देखा जैसे किसी के सुन लेने का डर हो। क्या कोई गड़बड़ है? इसने सरस्वती को बोलने पर उकसाया। कल हाशु कुछ लोगों के साथ लेकर आया था। वो दीवार में सुराख देख रही हो? इसने दाएं जानिब दीवार की तरफ इशारा किया और आवाज़ को मज़ीद दबाते हुए बोली। मैंने वहाँ से झांक कर देखा था। 2 मर्द, एक औरत और बच्चा थे। देखने में पढ़े लिखे और बाबू लगते हैं। वो जू बताती जा रही थी। सोनिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।